रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 एनसीईआरटी रसायन विज्ञान हिंदी मीडियम के लेक्चर चल रहे हैं। इनके अंतर्गत बच्चों हमने अम्ल क्षार व लवण वाला पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत से तथ्यों की जानकारी की थी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा क्या क्या होता है जिनका उपयोग हम पीएच से संबंधित में जोड़ सकते हैं, जिनको पीएच के साथ मिलाकर हम देख सकते हैं या जिनका अध्ययन पीएच मान के अंतर्गत हम करते हैं। कुछ बातें मैं आपके समक्ष लेके आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, मगर इनका कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है। क्या होता है जब क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछा जाए कि ताजे दूध का पीएच कितना होता है, क्या होता है जब दूध से दही बन जाए, तो पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, इस बात को आपको जानना आना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है कि जब दूध से दही बन जाएगा तो उसका पीएच कितना होगा। ये सब बातें बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। हमारे शरीर का पीएच कितना होता है, जिस पीएच पर हमारा शरीर सामान्यतः वर्किंग करता है। हमारा शरीर सामान्यतः जो वर्किंग करता है, उस वर्किंग करते समय उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, हमारे उदर का, हमारा जो पेट होता है, इसका पीएच मान क्या होता है। मुंह में अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तब क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्रश्नों को लेकर बच्चों आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप लगातार बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। बच्चों, ताजा दूध जो होता है वो सामान्यतः अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है बेटा? अम्लीय। लेकिन वह अम्लीय कौन सा वाला होता है? दुर्बल अम्लीय। यानी कि दूध जो होता है वह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। इस दूध का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है बच्चों? दूध का पीएच मान 6 होता है। जब इसमें हम थोड़ा सा दही मिलाकर इसे जमने के लिए रख देते हैं तो बैक्टीरियल प्रोसेस द्वारा इसका पीएच मान धीरे धीरे कम होने लगता है और इसकी अम्लीयता बढ़ने लगती है। पीएच मान कम होने लगता है और इस दूध की अम्लीयता बढ़ने लगती है और इसका पीएच मान लगभग 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 पीएच हो जाता है। देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। दूध कैसा प्रकृति का होता है? दूध दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 6 होता है। जब दही जमता है तब दूध का पीएच मान कम होने लगता है, अर्थात उसकी अम्लीयता बढ़ने लगती है और यह उससे ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है नहीं? यानी जो दही है, दही जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का है। दूध दुर्बल अम्लीय, दही अम्लीय प्रकृति का होता है। इसको रोकने के लिए प्रश्न ऐसे भी आते हैं, नीचे लिखा हुआ है जो अच्छा यहां लिखा नहीं है। इसको रोकने के लिए क्या करता है, जब हमारे घर में दूध या जो दूध देने आता है और जिनके पास दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध होता है और उन्होंने रात को दूध निकाला और उन्होंने दूध में बेकिंग पाउडर डाल दिया, सोडा भी बोल सकते, डायरेक्ट दूध में थोड़ा सा सोडा मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि यह विलयन थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। जो अम्लीय था उस अम्लीय विलयन को दुर्बल क्षारीय कर लिया। कैसा कर लिया? अम्लीय विलयन को दुर्बल क्षारीय कर लिया। अब वह पहले तो अम्लीय होगा तो उसके बाद अम्लीयता बढ़ेगी धीरे धीरे, तब दही बनेगा, अर्थात ऐसा दूध अब आसानी से फटेगा नहीं और इसको दही जमने में भी समय लग जाएगा। अगर इसका हम दही जमाएंगे, नॉर्मल दही अगर 5 घंटे में जम रहा है तो इससे जो दही जमेगा वो 7 घंटे में जमेगा कम से कम, क्योंकि यह विलयन कैसा हो गया? दुर्बल क्षारीय प्रकृति का हो गया। किससे? बेकिंग पाउडर मिलाने से। यह प्रश्न भी आता है बेटा कि ग्वाला दूध में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा क्यों मिला देता है? क्योंकि वह फटने से बच जाए। क्यों क्यों फटने से क्यों बच जाएगा बच्चों? क्योंकि इसको मिलाने से इसकी अम्लीयता और
बढ़ जाती है, मतलब अम्लता और कम हो जाती है, अर्थात ये क्षारीय विलयन की तरफ पहुंच जाता है, आसानी से फटता नहीं है, दही जमने में भी ज्यादा समय लगेगा। एनसीईआरटी की बुक्स में ये क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगला प्रश्न है कि हमारा जो शरीर होता है उसको नॉर्मल वर्किंग के लिए थोड़ा सा क्षारीय माध्यम चाहिए, यानी इसका जो पीएच होता है अप्रॉक्स 7 से 7.8, 7 से 7.8 पीएच पर हमारा जो शरीर है वो नॉर्मल वर्किंग करता है। सामान्य रूप से कार्य करने के लिए इस पीएच मान की हमें आवश्यकता पड़ती है, ये बात आपको आना चाहिए। क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारा जो उदर होता है उस उदर का पीएच, हमारा जो उदर होता है उस उदर का पीएच लेस देन 7 से कम होता है। हमारे उदर का पीएच 7 से कम, अर्थात यह जो होता है दुर्बल अम्लीय होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्लीय, अर्थात हमारे उदर का जो पीएच मान है उसका मीडियम दुर्बल अम्लीय होता है। यही माध्यम हमारे भोजन का पाचन करने में, ये जो माध्यम होता है इस दुर्बल अम्लीय माध्यम में हमारा भोजन बहुत आसानी से पच जाता है। भोजन को पचाने में यह माध्यम सहायक होता है। यह प्रश्न भी आपका बनता बेटा। क्या आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर के उदर में HCl की मात्रा बढ़ जाए, यानी इसका जो पीएच है वह 7 से कम हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए इत्यादि हो जाए, तब क्या होगा? जब हमारे शरीर में अतिरिक्त अम्ल आ जाए, तो उदर का पीएच 7 से और कम हो जाता है, 6, 5 तक पहुंच जाता है। इस अतिरिक्त HCl बढ़ने से हमारे शरीर में या हमारे उदर में जलन होने लगती है। क्या होने लगती है? जलन होने लगती है, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी का मतलब एक्स्ट्रा एसिड, अतिरिक्त अम्ल हमारे उदर में आ गया, उस अतिरिक्त अम्ल के कारण हमारे उदर में जलन उत्पन्न हो रही है। इसको कम करने के लिए क्या देते हैं बेटा? इसको कम करने के लिए एंटा एसिड की टैबलेट दी जाती है। एंटा एसिड नाम से ही स्पष्ट है, जो एसिड का विरोध करेगा, जो एसिड की अम्लीयता को कम कर देगा, ऐसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। कब? जब हमारे उदर का पीएच मान मतलब पीएच मान नहीं का, हमारे उदर में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात इसका पीएच मान घटकर 5 और 6 हो जाता है, तब जलन उत्पन्न होती है। इस जलन को रोकने के लिए हम एंटा एसिड की दवाइयों का यूज करते हैं। एक और तथ्य है बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे जो दांत होते हैं कभी कभी वह हल्का सा डैमेज होना प्रारंभ हो जाते हैं, हल्का सा धीरे धीरे वो क्षय होने लगते हैं। क्यों क्षय होने लगते हैं? सामान्यतः जो मुंह है, इस मुंह का जो पीएच है अगर वह 5.5 से कम हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, क्या होता है जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, उस स्थिति में हमारे दांतों का क्षय होने लगता है, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बच्चों, क्या आप जानते हैं मधुमक्खी का डंक, जो मधुमक्खी काटती है तो जलन क्यों उत्पन्न होती है? प्रश्न आता है कि मधुमक्खी काटती है तो जलन क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि बच्चों मधुमक्खी का डंक होता है, उसमें एक एसिड होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जब होता है, यह आपके डंक में उपस्थित, यह जो मिथेनोइक एसिड है जब उसके डंक के माध्यम से हमारे ब्लड में पहुंचता है तो हमारे ब्लड में बच्चों पीड़ा उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। अर्थात कोई आपसे कहे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है, आप कहेंगे मिथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। इससे जलन उत्पन्न क्यों होती है? क्यों डंक के माध्यम से यह अम्ल हमारे शरीर में पहुंच जाता है,
जो कि जलन उत्पन्न करता है। ठीक इसी प्रकार बच्चों एक पौधा होता है नेटल, जिसके पत्ते अगर उनको हम छुएं तो भी हमारी हथेलियों में जलन उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? नेटल में भी छोटे छोटे पत्तों के ऊपर हल्के हल्के बाल से खड़े होते हैं। जब उन्हें हम पकड़ते हैं तो वह बाल हमारी त्वचा के माध्यम से अंदर, वो बालों में से मिथुनोइक अम्ल निकलता है, जो कि त्वचा के माध्यम से अंदर पहुंचने के कारण हमें जलन उत्पन्न करता है। यानी ये भी आपको आना चाहिए। क्या आप जानते हैं मधुमक्खी के डंक लगने से या नेटल का पत्ता छीने से आपको जलन क्यों उत्पन्न होती है? आप तुरंत बता देंगे। उपरोक्त दोनों प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर मिथुनोइक अम्ल पहुंच जाता है। इस अतिरिक्त मिथुनोइक अम्ल पहुंचने से शरीर में जलन उत्पन्न हो जाती है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि हमारे जो कृषक हैं, जो हमारे किसान हैं, वो जब विभिन्न तरह की उपजें करते हैं तो अलग अलग उपज को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न पीएच वाली मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। उन सबकी पीएच अलग अलग होती है। कोई पौधा अलग पीएच पर उगता है, कोई पौधा अलग पीएच पर उगता है। इसका बच्चों एक चार्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। उसमें आप जान सकते हैं किस प्रकार विभिन्न पीएच मानों पर भिन्न भिन्न फसलें अधिक मात्रा में उपजाई जा सकती हैं। इसको आप जान सकते हैं बच्चों। एक प्रश्न और आता है कि जो हमारी बरसात होती है, वर्षा का जल अपने साथ बहुत से जो पॉल्यूटेट होते हैं, जो अशुद्धियां हमारे प्रकृति में होती हैं, उनको अपने साथ घोल कर लाती है। और वो अशुद्धियों के ऑक्साइड सामान्यतः अम्ल बना, प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऑक्साइड बरसात के जल के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। और जब बरसात के जल में अम्ल की मात्रा काउंट करने पर उसका पीएच मान 5.6 या इससे भी कम हो जाए तो ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं बच्चों? इस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अर्थात बरसात के जल में अम्ल तो आते ही आते हैं, लेकिन जब जल में अम्ल की मात्रा बढ़ते बढ़ते उसका पीएच मान 5.6 या इससे कम होता जाएगा तो उस बरसात को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। और भी प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। ये जो कॉमन प्रश्न थे वो हमने आपको बताए हैं। प्रश्न क्या आएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको बच्चों। ताजे दूध का पीएच कितना होता है? दही का पीएच कितना होता है? दूध से दही जमने को रोकने के लिए जो दूधिया होते हैं वह किस पदार्थ को इसमें मिलाते हैं और क्यों मिलाते हैं? हमारे शरीर का वर्किंग पीएच कितना होता है? हमारे उदर का पीएच क्या होता है? क्या होगा जब हमारे उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी? उसको हम खत्म कैसे करेंगे? उसका उपाय क्या होगा? इस बात को बच्चों आप बता सकते हैं। वह कौन सा पीएच मान होता है जिसके होने के बाद हमारे शरीर में, हमारे मुंह में उपस्थित दांतों का क्षय होने लगता है? इस बात का जिक्र बच्चों मैंने किया है। आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। मधुमक्खी का डंक या नेटल के पत्ते छूने से हमारे शरीर में जलन क्यों उत्पन्न होती है, पीड़ा क्यों उत्पन्न होती है, इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। हमारे विभिन्न उपजों के लिए भिन्न भिन्न पीएच मानों की एक लिस्ट बनाइए, आप बता सकते हैं बच्चों। साथ में बरसात का जल जब आता है, उस बरसात के जल की वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहते हैं? अम्लीय वर्षा कब कहते हैं? ऐसे ही बहुत से प्रश्नों को बच्चों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आज का यह छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कालांश में धातु और अधातु नए अध्याय की हेडिंग लेके आएंगे, नए कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। आपको बच्चों कोई भी समस्या होती है, आप निसंकोच व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैसेज अवश्य कीजिए। आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा।